स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपको क्लास 11वीं का बहुत ही मुख्य टॉपिक नीति निर्देशक सिद्धांत करवाने जा रही हूँ। इस वीडियो में मैं आपको संविधान के जो मूल अधिकार हैं और नीति निर्देशक सिद्धांतों में क्या अंतर है और नीति निर्देशक सिद्धांतों में क्या क्या मुख्य है आदि के विषय में समझाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। तो चलिए मेरी वीडियो की तरफ। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके जो प्रश्न है वो रेलवे से लेकर यूपीएससी तक पूछे जाते हैं, तो आपको जो है बड़े ध्यान से इसको सुनना है। देखिए, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये सबसे पहले बात आती है कि आए कहाँ से हमारे संविधान में। तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे। ये हमारे संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं। ये क्या है कि कैसे आए हमारे संविधान में। संविधान सभा के जो है सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे? BN राव। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है। तो BN राव जी ने एक सुझाव दिया कि हमारे संविधान में 2 तरह के मौलिक अधिकार होने चाहिए। देखिए, भारतीय संविधान में 2 तरह के मौलिक अधिकार रखे जाएं। कैसे कैसे मौलिक अधिकार? पहले तो वो मौलिक अधिकार जो तुरंत रूप से लागू हो जाए और जिसे न्यायालय में परिवर्तनीय माना जा सके। परिवर्तनीय मतलब कि न्यायालय इनको लागू कर सके, मतलब कोई इनको छीन ना सके। दूसरे प्रकार के जो मौलिक अधिकार हैं वो ऐसे हों जिन्हें धीरे धीरे राज्य द्वारा लागू किया जा सके। ठीक है, मतलब राज्य अपनी सुविधा के अनुसार उनको धीरे धीरे लागू कर सके। तो क्या होता है कि जो दूसरे प्रकार के मौलिक अधिकार थे उनको ही नाम दिया गया नीति निर्देशक तत्व। अब देखिए, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इनको इंग्लिश में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा जाता है। तो कुछ इसको क्या बोल देते हैं शॉर्टकट में DPSP। अब देखिए, इसमें क्या है कि जो मौलिक अधिकार दिए हैं उनमें और इनमें अंतर क्या है। तो सबसे पहले क्या अंतर है? तो देखिए, जो मौलिक अधिकार हैं वो न्यायालय द्वारा लागू किए जाते हैं, इन्हें कोई छीन नहीं सकता। मतलब क्या है कि अगर कोई मौलिक अधिकारों को छीनने की कोशिश करता है तो प्रावधान है कि उन्हें न्यायालय द्वारा लागू करवाया जा सकता है, न्यायालय उनको वापस दिला सकता है। लेकिन जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये मूल अधिकार नहीं है, इन्हें न्यायालय कोई गारंटी प्रदान नहीं करता है और राज्य अपने हिसाब से जो है इनको कानून बनाकर लागू कर सकता है। तो राज्य अपने हिसाब से देखता है कि किस कानून को वह लागू कर सकता है और किसको लागू नहीं कर सकता है। तो संक्षेप में मैं आपको बताती हूँ कि जो मौलिक अधिकार हैं वो क्या है? परमानेंट है। अगर कोई उनको छीनता है तो न्यायालय जो है उनकी रक्षा कर सकता है। लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनकी न्यायालय कोई गारंटी नहीं देता है। ये सिर्फ राज्य की सहूलियत के आधार पर चलाए जाते हैं। राज्य चाहता है उनको कानून बना के लागू कर सकता है, अन्यथा नहीं भी कर सकता है। अब पढ़ लेते हैं हम राज्य नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्य। सबसे पहला और मुख्य जो उद्देश्य है वो है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अब लोक कल्याणकारी क्या होता है? लोक मतलब क्या होता है? जनता, यानी जो जनता का कल्याण कर सके, उनको अधिकतम सेवाएं प्रदान कर सके, ऐसे राज्य की स्थापना नीति निर्देशक तत्व करना चाहता है। दूसरा है आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना। मतलब क्या है कि व्यक्ति अपने व्यवसाय में, अपने धन कमाने में, यानी आर्थिक रूप से भी अपने स्वयं के फैसले खुद ले सके, उसमें भी वो स्वतंत्र हो और सामाजिक रूप से भी वो स्वतंत्र होना चाहिए। ऐसी जो है लोकतंत्र की स्थापना चाहता है। तीसरा है व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास। मतलब क्या है कि ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये चाहते हैं कि व्यक्ति का संपूर्ण विकास हो, चाहे उसमें आपका मानसिक विकास है, सामाजिक विकास है, आर्थिक विकास है, मतलब उसका संपूर्ण विकास होना चाहिए। अगला है व्यक्ति की गरिमा एवं सम्मान बनाए रखना। मतलब क्या है कि व्यक्ति की गरिमा और सम्मान बनाने से क्या मतलब है कि कोई भी समाज के अंदर निम्न दर्जे का, निम्न जाति का, निम्न धर्म का ना हो, सभी जो है बराबर के हो, सबकी गरिमा हो और सबका सम्मान हो। अब पढ़ लेते हैं राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनका क्या महत्व है। सबसे पहला है प्रस्तावना के उद्देश्यों, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र और लोकतंत्र का विस्तृत वर्णन। क्या हुआ था कि जो सबसे पहले संविधान का मूल जो संविधान था उसकी जो प्रस्तावना थी उनमें ये शब्द बाद में जोड़े गए। कब जोड़े गए? 42वां संशोधन हुआ था 1976 में, उसके बाद इनको प्रस्तावना में जोड़ा गया। इसमें क्या है कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र और लोकतंत्र, इन शब्दों को जोड़ा गया और इनका जो विस्तृत वर्णन मिलता है वो हमें मिलता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में।
दूसरा जो इसका महत्व है वो क्या है कि प्रस्तावना के उद्देश्यों को स्थान प्रदान करता है, कि जो प्रस्तावना में हमने उद्देश्य रखे थे कि हमें देश को कैसे चलाना है, उन सभी को स्थान प्रदान है। कहाँ पे है? राज्य नीति निर्देशक तत्वों में। उसके बाद क्या है कि सरकार को मार्गदर्शन देता है। कौन देता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व सरकार को अपने कार्यों को करने में मार्गदर्शन देते हैं कि किस प्रकार राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य बना सकते हैं। उसके बाद आता है जनता को सरकार के मूल्यांकन का आधार प्रदान करते हैं। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो सरकार का मूल्यांकन करने का एक आधार प्रदान करते हैं। जो सरकार जनता के विश्वास पर खरा नहीं उतरती, जनता अपनी वोट के माध्यम से उस सरकार को हटा सकती है। तो जो मुख्य आधार है मूल्यांकन का वो जनता को देते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो किन आधारों पे हैं? 36 से 51 तक जो भी नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं वो गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी विचारधाराओं पर आधारित हैं। अब गांधीवादी क्या होते हैं? जो गांधी के विचार थे उनको एक जगह इकट्ठा करके क्या नाम दिया गया? गांधीवादी। और समाजवादी यानी समाज के बारे में जो विचार है उनको हम कहते हैं समाजवादी। ऐसे ही उदारवादियों के जो विचार थे उनको हम कहते हैं उदारवादी। तो इन तीनों का क्या है? मिश्रण जो है वो है नीति निर्देशक तत्व। ठीक है। उसके बाद इसकी आलोचना की जाती है किस आधार पे? कि न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनको हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। लेकिन इसका एक आधार बताया गया कि इसमें बताया गया कि जनता को सरकार के मूल्यांकन का आधार है। मैंने अभी आपको पढ़ाया था। उसी के आधार पे जनता जो है अपनी सरकार को देखती है, अपने जो मूल्यों पे परखती है और अगर उन्हें सही नहीं लगती तो वो अपनी वोट के माध्यम से सरकार को बदल देती है। इसलिए न्यायालय में जो है इनको चुनौती नहीं दे सकते। ये संपूर्ण शक्ति जो है जनता के हाथों में दी हुई है। अब आगे देखिए, पूरे विश्व में आयरलैंड और भारत के पास नीति निर्देशक तत्व हैं। मतलब क्या है कि पूरे विश्व में आयरलैंड के पास ही जो है नीति निर्देशक तत्व थे। भारत ने आपको पता ही है कि बहुत सारे संविधान पढ़े, उन संविधानों में उन्होंने आयरलैंड का जो संविधान देखा तो उन्होंने जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको जो है अपने संविधान में शामिल करने की सोची। और अब पूरे विश्व के अंदर 2 ही देश हैं, आयरलैंड और भारत, जहाँ पर जो है नीति निर्देशक तत्व पाए जाते हैं। आगे क्या है कि कहने को तो हमने ये आयरलैंड के संविधान से लिए थे, लेकिन जो हमारे देश के अंदर 1935 का जो अधिनियम है उसमें भी ये शामिल थे। लेकिन उसमें क्या नाम दिया गया था? अनुदेश प्रपत्र, यानी अनुदेश प्रपत्र के रूप में ये हमारे संविधान में पहले भी थे। अब मैं आपको कुछ डेफिनेशन देती हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार जो है एग्जाम में पूछी जाती है। तो केटी शाह जो है उन्होंने नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या कहा गया कि नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया। मतलब क्या है कहने का कि ये ऐसे तत्व हैं जो राज्य अपनी मर्जी से सहूलियत के अनुसार देता है। मतलब जैसे बैंक के पास अगर पैसे नहीं है तो वो उस चेक का भुगतान कैसे करेंगे? तो ऐसे ही राज्य है, अगर राज्य के पास ऐसी कंडीशन नहीं है कि जो नीति निर्देशक तत्वों को लागू कर सके तो वो कैसे उनको लागू कर देंगे? तो उसने जो क्या कहा है कि ये ऐसे चेक के समान है जो बैंक अपनी सुविधा अनुसार अदा करता है। दूसरी जो डेफिनेशन है वो है B.R. अम्बेडकर की। उन्होंने नीति निर्देशक जो तत्व हैं उनको भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता बताया है। उन्होंने क्या कहा है कि जो संविधान के अंदर नीति निर्देशक तत्व हैं ये एक विशेष तरह की जो है अनोखी विशेषता है हमारे संविधान की। अगली जो डेफिनेशन है वो है G. ऑस्टिन की। उन्होंने क्या कहा कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, तत्व हैं, वो भारतीय संविधान की आत्मा है। मतलब उन्होंने जो है इसको आत्मा का रूप दिया है। देखिए जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है पहले मैं आपको वो करवाती हूँ ताकि आपको परीक्षा में कोई परेशानी ना हो। देखिए सबसे पहले अनुच्छेद 40 है जिसमें ग्राम पंचायतों का गठन के बारे में कहा गया है। ग्राम पंचायतें क्या है? गाँव की आत्मा होती हैं। जो इसमें क्या होता है कि जितने भी विवाद है वो पंचायतों के माध्यम से सुलझा लिए जाते हैं। इसके बाद आता है अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 में 3 चीज़ें दी हुई हैं। सबसे फर्स्ट है प्रसूति सहायता उपलब्ध। प्रसूति सहायता क्या होती है कि जब कोई महिला प्रेग्नेंट हो जाती है और अगर वो कामकाजी महिला है तो सरकार की तरफ से जो है उनको अवकाश दिया जाता है और उस अवकाश के दौरान उन्हें पूरा वेतन मिलता है। उसके बाद आता है कार्य न्याय संगत होना, यानी जो भी कार्य दिया जाता है किसी को भी वो न्याय संगत यानी करने योग्य
होना चाहिए। अगला है मानवीय दशा। मानवीय दशा क्या है कि उस व्यक्ति की जो कंडीशन वो सही होनी चाहिए। कंडीशन मतलब कि वो बीमार ना हो, वो बूढ़ा ना हो कि उसको कोई भी कार्य दे दिया जाए, और वहाँ का जो कार्य करने का क्षेत्र है वो भी जो है उनके अनुसार होना चाहिए ताकि वो आराम से उस कार्य को पूरा कर सके। अगला आता है अनुच्छेद 44। 44 में क्या है, समान नागरिक संहिता। 44 यानी समान, दोनों समान है तो याद रखना इसको, समान नागरिक संहिता। ये क्या होती है कि इसमें सभी नागरिक जो है वो समान समझे जाएं। समान मतलब वो किसी भी धर्म के हों, जाति के हों, उसमें सभी के ऊपर एक ही कानून लागू होना चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए। इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड भी कहा जाता है। लेकिन सभी धर्मों के अलग अलग रीति रिवाज हैं, सबके अपने कानून हैं, तो वो सब अलग अलग करते हैं। लेकिन गोवा ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर जो है ये समान नागरिक संहिता लागू है। तो अब हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 45। क्या है कि जो मूल जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उनमें अनुच्छेद 45 में पहले क्या दिया हुआ था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, यानी जो है 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनको बिना किसी शुल्क के और जो शिक्षा है वो अनिवार्य रूप से देनी है। लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसे बदलकर मौलिक अधिकार 21A में जोड़ दिया गया। मतलब इनको शिफ्ट कर दिया, कहाँ कर दिया, मौलिक अधिकार में शिफ्ट कर दिया। कौन से अनुच्छेद में, 21A अनुच्छेद में। और इस अनुच्छेद 45 में क्या जोड़ा गया, अनुच्छेद 45 में जोड़ा गया 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा और देखभाल के लिए राज्य प्रयास करेगा। मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मौलिक अधिकार में शिफ्ट कर दिया गया और 6 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं उनको नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 45 में जोड़ा गया कि राज्य उनकी शिक्षा और उनकी देखभाल का प्रयास करेगा। आगे है अनुच्छेद 48। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है इसमें कि राज्य प्रयास करेगा किसका, कृषि को बढ़ाने का, किसके द्वारा, उत्तम बीजों से, अच्छी सिंचाई से, आधुनिक जो है मशीनों के माध्यम से। ऐसे ही राज्य जो है पशुपालन और दुधारू पशु पे भी ध्यान देगा। उसके बाद आता है 48 क, यानी राज्य प्रयास करेगा कि पर्यावरण का संरक्षण हो और वन्य जीवों की रक्षा हो। पर्यावरण संरक्षण क्या है, आप सभी को पता है कि हम जंगलों को काट रहे हैं, लकड़ियों का यूज कर रहे हैं, जिससे हमारे पर्यावरण में काफ़ी खामियां आ गई है। हमारे मौसम एकदम से बदल जाते हैं। इसलिए क्या है कि अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए राज्य प्रयास करेगा पर्यावरण संरक्षण का। और साथ साथ जो जीवों की प्रजातियां खत्म होती जा रही हैं उनमें जो शेष बची हैं उनकी रक्षा के लिए जो है राज्य प्रयास करेगा। ये जो है कै जो इसमें जोड़ा गया 48 कै, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो है 48 के अंदर जोड़ा गया था। मतलब पहले खाली 48 था, फिर जो एक संविधान संशोधन हुआ 1976 में और इसके बाद ये कैस जो है जोड़ा गया। आगे अनुच्छेद 50। इसमें क्या है, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। पृथक्करण क्या होता है, अलग अलग होना। मतलब क्या है इसमें कि जो कार्यपालिका है उसका न्यायपालिका से और न्यायपालिका का कार्यपालिका से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि कार्यपालिका में जो है सरकार आती है, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री जो भी हैं। न्यायपालिका क्या करती है, देश में जो अपराध होते हैं उनके ऊपर फैसले सुनाती है। अगर ये दोनों इकट्ठी हो जाए तो अगर इसमें से कोई अपराध करता है तो ये अपने पक्ष में फैसला ले लेते हैं। इसलिए अगर निष्पक्ष रूप से फैसले लेने हैं तो इन दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। तो राज्य प्रयास करे कि कार्यपालिका एवं न्यायपालिका जो है वो अलग अलग रहें। आगे हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 51। यह जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों का आखिरी अनुच्छेद है। इसमें हम अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा विवृत्ति की बात करते हैं। क्या बात करते हैं कि हमें एक तो सुरक्षा में वृद्धि करनी है। कैसे सुरक्षा में, कि अगर जो राज्य हैं वो किसी भी अशांति को बढ़ावा ना दे, राज्य आपस में क्या करें, शांति से रहें। दूसरा क्या है, राष्ट्रों में सम्मानजनक संबंध होने चाहिए। सभी राष्ट्रों में आपस में क्या हो, सम्मानजनक संबंध होने चाहिए। ये नहीं कि एक राज्य दूसरे राज्य को उकसाए युद्ध के लिए। अगर उनमें आपस में कोई संधियां हैं या हमारी कोई संधियां हैं हमें अच्छी नहीं लग रही, फिर भी हमें उन संधियों का सम्मान करना चाहिए। और क्या है, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को सुलझाने के लिए मध्यस्थता। अगर दो राष्ट्रों के बीच में, देशों के बीच में झगड़े हो जाएं तो हमें प्रयास करना चाहिए, मध्यस्थ बनना चाहिए उन झगड़ों को सुलझाने के लिए। तो अब तक हमने पढ़े अनुच्छेद 51 तक जो इम्पोर्टेंट जो नीति निर्देशक तत्व थे वो। अब मैं आपको ये बात और बता दूं कि इसके अंदर 3 ऐसे अनुच्छेद थे जिनको बाद में नीति निर्देशक तत्वों के अंदर
जोड़ा गया। वो कौन कौन से थे? एक केस आया था दलवी बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1976 में। इसमें क्या था कि 3 अनुच्छेद दिखाए गए हैं। कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 335। इसमें क्या कहा गया कि राज्य की नियुक्ति एवं सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की भागीदारी या दावों का ध्यान रखें। मतलब राज्य में जितनी भी नियुक्तियां निकलती हैं, जितनी भी सेवाएं हैं, उनमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति की जो भागीदारी है, राज्य प्रयास करे उन्हें सुनिश्चित करने की, और उनके जो दावे हैं उनका राज्य जो है ध्यान रखे। दूसरा अनुच्छेद है 350 क। इसमें क्या कहा गया है कि राज्य के अंदर जितने भी भाषाई अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक क्या होते हैं? अल्प होता है कम, और संख्यक यानी संख्या, यानी जो भाषा के आधार पर जिन लोगों की संख्या कम है, उनके बच्चों की प्राथमिक शिक्षा क्या होती है? 1 से 5वीं क्लास तक उनकी जो प्राथमिक शिक्षा है उनकी मातृभाषा में दिलाने का राज्य एवं स्थानीय प्रशासन प्रयास करेगा। मतलब क्या है कि जो लोग भाषाई रूप से अल्पसंख्यक हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनको जो उनकी प्राथमिक शिक्षा है वो उनकी मातृभाषा में दिलाने के लिए राज्य और वहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है वो प्रयास करेगा। अनुच्छेद 351 में क्या कहा गया है कि जो संघ है यानी केंद्र जो है वो प्रयास करेगा किस चीज़ का? हिंदी के प्रचार प्रसार और उसके विकास का, ताकि देश के अंदर जितनी भी संस्कृतियां हैं उनके जो व्यक्ति हैं, यानी विभिन्न संस्कृतियों के जो व्यक्ति हैं, उनकी जो अभिव्यक्ति है उनका माध्यम हिंदी बन सके। दलवी बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस के अंदर ये साफ कर दिया गया था कि तीनों जो अनुच्छेद हैं ये भी जो है नीति निर्देशक तत्वों में जोड़े जाएंगे। अब जो है मैं बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आपको बताने जा रही हूँ, जिसमें जो है एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान से सुनना। क्या होता है कि कई बार ये प्रश्न उठता है कि मौलिक अधिकार श्रेष्ठ हैं या नीति निर्देशक तत्व श्रेष्ठ हैं। तो क्या होता है कि केशवानंद 1973 में केस होता है, उसमें कोर्ट ये फैसला देता है कि जो मौलिक अधिकार है वो नीति निर्देशक तत्वों से श्रेष्ठ हैं। ठीक है, मतलब कहने का क्या है कि मौलिक अधिकारों के लिए नीति निर्देशक तत्वों को दबाया जा सकता है। लेकिन 42वां संवैधानिक संशोधन होता है 1976 में। इसमें क्या कहा गया कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो मौलिक अधिकारों से श्रेष्ठ हैं। मतलब जो है नीति निर्देशक तत्वों के लिए मौलिक अधिकारों को दबाया या इग्नोर किया जा सकता है। लेकिन मिनर्वा मिल्स वाद एक केस होता है 1980 में, उसमें कोर्ट क्या फैसला देता है कि ये दोनों ही समान हैं और इन दोनों में ही संतुलन बनाया जाना चाहिए। क्यों बनाया जाना चाहिए? क्योंकि इन दोनों के जो उद्देश्य हैं वो क्या हैं? दोनों के उद्देश्य हैं जनता के अधिकतम हितों की पूर्ति और लोकतंत्र को बढ़ावा देना। इसलिए इन दोनों में कोई श्रेष्ठ नहीं है, दोनों बराबर हैं और उनमें संतुलन होना अनिवार्य है। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।